हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एमपी टेट की तैयारी में लगे होंगे। उसी से रिलेटेड जो हमारे यहाँ पे एमपी टेट सीडीपी की जो महा मैराथन की क्लास चल रही है, उसकी आज हमारे यहाँ पे फोर्थ क्लास होने वाली है। पिछली 3 क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और एमपी टेट में आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पे कर पाएँ। तो चलिए हम अपने सीडीपी जो है महामैराथन की जो क्लास चल रही है उसकी चौथी क्लास की आज हम पहली जो है क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखने के पहले आप लोगों को बता दें कि ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एमपी टेट में पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। तो आपको बताना है कि जो है एनसीएफ 2005 का जो मार्गदर्शी सिद्धांत है, थ्योरी है, इन विकल्पों में कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बिल्कुल एनसीएफ का सिद्धांत है। पढ़ाई को तंत्र प्रणाली से मुक्त करना, बिल्कुल। बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना ये आपके एनसीएफ 2005 का कोई सैद्धांतिक जो है मार्गदर्शी जो है नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दस्तावेजों में भाषा के लिए निहित है। देखिए जो हमारी सीरीज चल रही है अभी तक हमारा 2 क्वेश्चन हुआ जिसमें आपको एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एनसीएफ 2005 की जो दस्तावेज हैं उसमें लैंग्वेज के लिए क्या निहित है। तो लैंग्वेज के लिए यहाँ पे निहित है ऑप्शन ए एक भाषा, ऑप्शन बी है भाषा, ऑप्शन सी द्विभाषा, ऑप्शन डी बहुभाषा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि एनसीएफ 2005 में जो निहित है वो यहाँ पे द्विभाषा से संबंधित जो है यहाँ पे दस्तावेज में लागू है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अर्थात एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना है तो आप लोगों को बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपकी क्वेश्चन के गलत होने की संभावना यहाँ पे कम हो जाती हैं। ऑप्शन ए है अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन कराना। ऐसा नहीं है साथियों, आपके एनसीएफ 2005 का ये सम्मिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, देखिए 5वीं कक्षा के जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनकी विशेषता बताना है। आपको बता दें कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य या सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध या हेल्प कराई जानी चाहिए। देखिए जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं जो कि उनको देखने में असुविधा होती है, तो उनको जो है श्रव्य दृश्य जो है सामग्री का उपयोग करना चाहिए। उनको जो है सुनने वाला जो वीडियो विजुअल ऐड है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बालकों को, देखिए कक्षा 5 की जो न्यून अर्थात कम दृष्टि वाले जो बालक हैं जिनको देखने में असहज महसूस होता है, उन बालकों के लिए क्या जो है सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पे कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं उनको ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। उनको साथियों ऑडियो विजुअल ऐड का जो है प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऑडियो जो जो होती है सामग्री उससे उनको जो है सुनने में मदद होगी और वो अपने क्लास में लर्निंग कर पाएंगे अर्थात अधिगम कर पाएंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 निम्न में से किसके कल्याण से संबंधित है। देखिए जो इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 41 और 46 है उसमें जो कल्याण से संबंधित है, किस व्यक्ति के कल्याण से संबंधित है, तो उसमें जो इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि ऐसे क्वेश्चन आपके एमपी टेट में जो है बार बार पूछे गए हैं, विभिन्न सब्जेक्ट में, विभिन्न शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या करिकुलम शब्दावली की ओर संकेत करती है। देखिए जो करिकुलम है, जो पाठ्यचर्या है, वो यहाँ पे विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन यहाँ पे एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं या अनुभव करते हैं, तो ऐसी चीज़ आपकी करिकुलम को जो है इंडिकेशन करती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित है। तो यहाँ पे बताना है कि जो समावेशी दिशा है अर्थात समावेशी जो शिक्षा है उसमें जो उसकी विशेषताएं क्या है। देखिए जो समावेशी शिक्षा होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, उनमें विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों को साथ में लेकर उनको पढ़ाया जाता है। जैसे पिछड़े वर्ग के बालक हो गए, SC ST शेड्यूल कास्ट के बालक हो गए, दिव्यांग बालक हो गए, सामान्य बालक हो गए और स्पेशल चाइल्ड, सबको साथ में लेकर उनको पढ़ाया जाता है। इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाए। कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है समावेशी दिशा, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एक समावेशी विद्यालय, देखिए एक इंक्लूसिव जो स्कूल होता है, समावेशी विद्यालय होता है, उसकी यहाँ पे विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए जो एक समावेशी विद्यालय होता है वो विभिन्न सांस्कृतिक, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े बालकों का, विशिष्ट बालक, दिव्यांग बालक, सबको जो है वो साथ में लेकर यहाँ पे चलता है और उनको समान रूप से शिक्षा जो है यहाँ पे देने का काम करता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए यहाँ पे प्रतिबद्ध होता है एक समावेशी विद्यालय, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को, देखिए प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड, उनको क्या चीज़ें यहाँ पे विद्यालय के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है या क्या नहीं प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ऑप्शन बी को देखें। देखिए जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं उनको सहयोग, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो उनकी ये विशेषता होती है, वो अपने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उसको स्वयं वो जो है खोजते हैं प्रॉब्लम को और उनको जो है स्वयं को सॉल्व करते हैं, इसलिए उनकी ये विशेषता यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आपको बता दें कि एमपी टेट जो है, एमपी टेट CDP में अच्छा स्कोर करने के लिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम अर्थात जिसे हम RTE एक्ट 2009 कहते हैं, राइट टू एजुकेशन 2009, एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। देखिए एक अध्यापक होने के नाते वहाँ पे राइट टू एजुकेशन 2009 में हम एक अध्यापक हैं तो हमें क्या चीज़ें यहाँ पे करनी चाहिए। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, बिल्कुल एक टीचर की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि RT एक्ट हो या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार वहाँ पे विद्यालय नियमित रूप से उपस्थित होना चाहिए, बिल्कुल। पाठ्यक्रम का संचालन कर पूरा करना होगा, बिल्कुल सही है। संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करना चाहिए एज अ टीचर होने के कारण RTE 2009 के अनुसार, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी विकल्प यहाँ पे RTE एक्ट 2009 के अनुसार सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्यक्रम की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम पूर्ण रूप में निम्न में से किस सूचीबद्ध किया गया है। देखिए जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है एनसीएफ 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिस कार्यक्रम की अनुशंसा की गई वो उसमें है महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएं,
इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। देखिए जो एनसीएफ 2005 है उसमें इन विकल्पों में किस चीज़ के बारे में बात की गई है। तो इसमें जो है ज्ञान अस्थाई और जो है ज्ञान अस्थाई दिया जाना चाहिए और ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अर्थात एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। तो आपको बता दें कि जो एनसीएफ 2005 है उसमें कहा गया है कि बच्चों को खुली पुस्तक के द्वारा परीक्षा जो है मुक्त अंतर वाले प्रश्न को दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। ऑप्शन बी है सतत निरंतर एवं व्यापक। यहाँ पर ईसीसी लागू किया जाना चाहिए जिनका जो है बच्चों का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए ना कि लास्ट में। ऑप्शन सी है सामूहिक कार्य मूल्यांकन ग्रुप वर्क जो है इंक्लूशन करना चाहिए। बिल्कुल सही है। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन सिस्टम की ओर संकेत करती है। देखिए निम्न विकल्पों में इसे बताना है कि जो समावेशी शिक्षा होती है अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन उस किस विद्यालय व्यवस्था या एजुकेशनल सिस्टम की ओर यहाँ पे इंडिकेशन करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि समावेशी जो शिक्षा है वो उनकी शारीरिक बौद्धिक सामाजिक भाषिक एवं अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सृजनात्मक बालक निम्न में से कौन से गुण नहीं पाया जाता। जो सृजनात्मक बालक होते हैं जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं उनके कौन से गुण नहीं हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन आप लोग बारीकी से पढ़ेंगे तो जो नॉट शब्द है नहीं शब्द आया है इसको पढ़ने से आपके जो क्वेश्चन है उसको गलत होने की जो है संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे सृजनात्मक बालक की जो विशेषता है या गुण है वो कौन सा नहीं है इन चार विकल्पों में। ऑप्शन ए है खोजपूर्ण प्रवृत्ति। बिल्कुल सृजनात्मक बालक में पाया जाता है। ऑप्शन बी है अच्छा अंतर्दृष्टि। तो जो अच्छी अंतर्दृष्टि ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये सृजनात्मक बालक में पाया जाता है। ऑप्शन सी है क्रियाशीलता। बच्चे जो सृजनशील होते हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, कोई न कोई खोज करते रहते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है सीमित रुचियाँ। बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सृजनात्मक जो बालक होते हैं उनकी कोई सीमित रुचियाँ नहीं होती हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है। देखिए अनिवार्य शब्द का अर्थ होता है कि हर हाल में बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उचित सरकार दाखिली उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित करेगी, इसलिए इसको अनिवार्य कहा गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष। देखिए 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम का जब क्रियान्वयन हुआ अर्थात जब ये लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को, तब इसमें उसके बाद कक्षा कैसी थी। तो यहाँ पे लिंग के अनुसार अधिक समजातीय है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक समावेशी विद्यालय डैश डैश के अंतर अतिरिक्त नियमित निम्नलिखित प्रश्नों पर मन करता है या मना करता है। देखिए यहाँ पे मना करता है था, यहाँ पे मन करता लिख दिया गया है। तो यहाँ पे जो एक इंक्लूसिव विद्यालय है उसके डैश डैश के अंतर अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। तो यहाँ पे क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं।
तो ये जो चीज़ें यहाँ पे इसके अतिरिक्त यहाँ पे और चीज़ें हम कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बालकों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। देखिए, जो सीबीएसई है, सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, वो जो शिक्षा, जो प्रगतिशील शिक्षा है, उसके जो प्रतिमान है बच्चों में समाजीकरण किस प्रकार से होता है वो किस प्रकार यहाँ पे लागू करती है। तो यहाँ पे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि भाषा और अवबोधन से संबंधित विकार है। भाषा और अवबोधन से संबंधित जो विकार है, यहाँ पे डिसऑर्डर है, वो डिसऑर्डर है भाषाघात। भाषाघात की बात करें तो बच्चे जो है यहाँ पे भाषा को बोलने में जो है कठिनाई का अनुभव करते हैं, तो इसलिए जो लैंग्वेज है उसका अवबोधन संबंधित जो रिलेटेड डिसऑर्डर है वो डिसऑर्डर है भाषाघात, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारी द्वारा सफल हो सकें। तो जो सर्वाधिक प्रभावी विधि हो सकती है वो इन अपेक्षाओं को पूरी कर सकती है कि जो वंचित विद्यार्थी उनकी भागीदारी कैसी हो सकती है। तो ऑप्शन बी कह रहा है कि आप उनकी सफलता हो तो उनकी क्षमता में विश्वास रखें और अभिव्यक्ति करते रहें, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक जो है विकार का उदाहरण नहीं है। तो विकासात्मक विकार का जो उदाहरण नहीं है, नॉट शब्द पूछा है, तो इन में जो पर अभी घातज तनाव नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में समावेशन मुक्ता केंद्रित होता है। समावेशन विद्यालय जो मुक्ता केंद्रित होता है वो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर होता है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बात नहीं करता। देखिए, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या समाधान है, क्या किस चीज़ की बात नहीं करता, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट हो जाएगा। अंतर्दृष्टि या इनसाइट की बात नहीं करता है, क्योंकि जो समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो यहाँ पे निर्धारण की बात करता है, मानसिक रूप की बात करता है, मोर्चाबंदी की बात करता है, अंतर्दृष्टि की जो है बात नहीं करता, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो है यहाँ पे सीरीज, जो कि आपकी सीडीपी सब्जेक्ट था। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इस सीरीज को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू साथियों, जय हिंद।